नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कैफ़े में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं इसका विकास और इसके अंतर्गत कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला जो अंग्रेज़ों द्वारा पास की गई भारत में शासन के दौरान या शासन के उद्देश्य से, इन पे हम एक नज़र डालेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए इन सभी अधिनियमों या कानूनों को जानना अत्यंत ज़रूरी है। 200 वर्षों के शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने कई सारे कानून पास किए। आज हम जो अपना संविधान देखते हैं, हमारे संविधान के निर्माण में ऐसे तो 2 सालों का समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो हमारी संविधान सभा ने तैयार किया। लेकिन इसकी जो नींव है कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन, अंग्रेज़ों के शासन के दौरान समय समय पर पास किए गए इन कानूनों नियमों से जो बदलाव किए गए, इन्हीं से मिलती है। हालांकि हमारे संविधान में दूसरे देशों से जो कुछ अच्छी चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी, जो हमारे देश के अनुकूल थी, परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन्हें भी समाहित किया गया। लेकिन इन नियमों कानूनों का विशेष प्रभाव जो है हमारे संविधान पर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जब भी हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके विकास या उसके इतिहास को जानने के दौरान इन्हें समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कानून आए। हम देख सकते हैं यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ तक आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे। फिर अगले जो 2 चार्टर अधिनियम हैं 1833 और 1853, इन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसको हम 2 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ताज के शासन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी कि जब कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, जब कंपनी को यहाँ दीवानी और राजस्व के अधिकार प्राप्त हुए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, तो उसके बाद से चार्टर अधिनियम 1853 तक कंपनी का शासन रहा। और फिर 1857 की आप सभी जानते हैं क्रांति हुई हमारे देश में, और पूरा भारत से लेकर के ब्रिटेन तक, लंदन तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी सरकार हिल चुकी थी। लोगों में एक भय बन गया वहाँ की सरकार में कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये जो कंपनी का शासन है, कंपनी के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो फिर कुछ गलतियां कर बैठें। क्योंकि उन्हीं के अत्याचारों से देश की जनता अजीज आ चुकी थी और फिर ऐसा कदम उठाया। पूरे देश में एक भूचाल सा आ चुका था। तो फिर उसके बाद ताज का शासन शुरू होता है, महारानी का शासन जिसे हम कहते हैं क्राउन। ताज का मतलब यहाँ पे क्राउन है। तो इसके अंतर्गत फिर शुरुआत होती है। और ये जो दूसरा चरण है, ये भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर के, इसे हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 तक। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखते हैं। हाँ, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ बंगाल का जो गवर्नर है, अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, तो यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें बम्बई का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर इस तरह से कहा जाता था। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, इनकी सहायता के लिए या इनको सलाह के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आप देख सकते हैं कलकत्ता में 1774 में इस कानून के द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और आप सभी जानते हैं कि तत्कालीन समय में कर्मचारी जो थे कंपनी के, उनमें रिश्वत और उपहार लेना, ये सारे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर था। भारतीयों को प्रताड़ित करना, उन्हें परेशान करना, उनसे पैसे ऐंठना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो इसी के लिए कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार थे, उनको कंपनी के व्यापार से कोई मतलब नहीं रह गया था उस समय तक। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी इतनी ज़्यादा कमाई हो रही थी अपने निजी व्यापार से कि उन्हें
अपने कंपनी के जो है कार्यों से कोई ज़्यादा बहुत लेना देना नहीं रह गया था। वो सिर्फ नाम मात्र के कंपनी के प्रतिनिधि बनकर यहाँ रहते थे, यहाँ ऐश करते थे, पैसे कमाते थे और फिर खूब ढेर सारा धन दौलत लेकर के अपने यहाँ वापस ब्रिटेन जाते थे और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र अब निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन किया गया, जिसके माध्यम से अब ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी पर सशक्त नियंत्रण रखने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि एक तरह से अब ब्रिटेन की जो सरकार थी उसे भी डर लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। वो व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी पूरब में, ईस्ट में, लेकिन अब धीरे धीरे वो कंपनी राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी, प्रशासन चलाने लगी भारत में। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि कंपनी के अपने सैनिक होने लगे, यहाँ पे अपनी कोठियाँ थीं। तो इन्हीं सब वजहों से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में ये हमारे लिए ही खतरा बन जाए। जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने पहले तो बहुत सारे दूसरे लोगों को जो है भस्म किया हाथ रख करके। अब उसे इतना विश्वास हो गया कि वो भगवान शंकर के पीछे ही दौड़ पड़ा कि मैं अब आपके ऊपर हाथ रखकर आपको ही भस्म करूँगा। तो कुछ ऐसा ही हाल इस कंपनी का हो गया कि कहीं ऐसा ना हो वहाँ की जो सरकार थी ब्रिटेन की, कि उसे डर लगने लगा कि ये कंपनी हमारे लिए भस्मासुर साबित ना हो जाए, कि आज तो यह वहाँ भारत में जो है इस तरह से चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रही है, शासन प्रशासन सत्ता सब कुछ देख रही है, संभाल रही है। जैसे भी आने वाले कल में ऐसा ना हो कि ये हमसे भी बड़ी हो जाए और हमारे लिए आने वाले कल में खतरा न बन जाए। इन्हीं सब वजहों से अब राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य कर दिया गया कंपनी के द्वारा। अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। ये कानून जो है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके जो कमियां थी उन्हें दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। जाहिर सी बात है कि वो पहला कानून था ब्रिटेन की सरकार का कंपनी पर नियंत्रण के लिए, इसीलिए उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। जैसे आपके पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे को नियंत्रण रखता है, नियंत्रित करता है, उसी तरह से। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो अब इसका काम क्या था, इस कानून में कुछ जो नियम आए कि कंपनी के जो राजनीतिक काम थे और वाणिज्यिक काम थे इनको अलग कर दिया गया। अब कंपनी का जो राजनीतिक काम होगा वो अलग रहेगा और उनका जो व्यापारिक काम है, वाणिज्यिक काम है, वो अलग रहेगा। एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। ये राजनीतिक मामलों के लिए था। इनका काम था कि भाई हमारे यहाँ जो भारत में जो है क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर वो निर्णय लेंगे, नियम बनाएंगे। और साथ में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्वैध शासन का तात्पर्य ये है कि जहाँ दो लोग या दो प्रतिनिधि होते हैं शासन के लिए, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें और गवर्नर जनरल की जो परिषद है ये 4 थी, आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इसे घटा करके 3 कर दिया गया। और चौथा है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दोस्तों ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कब जो है पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था, किस कानून द्वारा। तो इसका आपको याद रखना है, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा यह घोषित किया गया था। अब इसके अगले चरण में हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1793। इसमें क्या होता है कि कंपनी के भारत में अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो कंपनी के नियम होते हैं हमेशा उन्हें बढ़ाए जाने रहते हैं, तो समय समय पे इन्हें बढ़ाने के लिए अब ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि अगला जो कानून आया 1813 में आया, 20 वर्ष के बाद 20-20 साल पर इसे कंपनी का जो एक टर्म कहते हैं वो बढ़ाया जाने लगा। अब यहाँ पे नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की शुरुआत की गई। नियंत्रक मंडल मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका गठन किया गया था इंग्लैंड में। अब उन्हें भारतीय हमारे यहाँ का जो राजस्व था यहाँ से वेतन दी जाने लगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अंग्रेज धीरे धीरे अपनी मनमानी कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ये बहुत
बड़ा जो है एक तरह से बदलाव या एक मील का पत्थर कह सकते हैं, एक शुरुआत कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आईपीसी की धाराएं हैं या और जो है सीआरपीसी है और हमारा संविधान है, ये सारी क्या है, एक तरह से विधि हैं, कानून हैं। तो अब लिखित विधियों के जो द्वारा जो प्रशासन की नींव रखी गई, ये 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा बदलाव है और हालांकि ये सवाल परीक्षा में आएगा या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आज हम कहीं भी कोई भी बात होती है तो कानूनों की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं जो लिखा गया है, तो इसकी शुरुआत होती है 1793 से। अब अगली चीज़ क्या है कि कानून और जो विनियम हैं इनकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। जी हाँ, ये भी एक मील का पत्थर ही है कि जो कानून हैं, नियम हैं, अब इनकी व्याख्या पहले कौन करता था? हमारे यहाँ राजे महाराजे रहते थे या और भी जो है दूसरे लोग रहते थे जो शासन करते थे, तो वही जो है सब कुछ करते थे। वो शासन प्रशासन भी संभालते थे, वो जो है न्याय भी करते थे, नियम भी बनाते थे, सब कुछ उन्हीं को दिया गया था। लेकिन यहाँ अब न्यायालय जो जिसकी स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय, अब उसका काम क्या हो गया कि वो इन जो नियम हैं, कानून हैं, इनकी व्याख्या भी न्यायालय ही कर सकेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी विधि का प्रश्न उठता है या कोई भी ऐसा कानून संसद द्वारा बना दिया जाता है जो कि मान्य नहीं है या जिस कानून के औचित्य पर प्रश्न उठने लगता है, तो उसकी व्याख्या या उसकी सुनवाई करने का अधिकार जो है हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय या बाकी जो न्यायालय हैं उनको है, हाई कोर्ट्स को है। तो उसी तरह से उस समय ये चार्टर अधिनियम 1793 आया तो कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। अब देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813। यह कानून जो था कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, आप अगर विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इस दौरान जो है आप देखेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है बदल रही थी दुनिया में, और इसी के मद्देनज़र धीरे धीरे जो ब्रिटेन में और भी दूसरे लोग थे वो भी भारत आना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, यहाँ से धन कमाना चाहते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र अब उनके पास जो है वो सरकार पर दबाव डालने लगे वहाँ की। तो अब कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था, क्योंकि इसके पहले ये था कि भारत में अगर कोई व्यापार अंग्रेजी व्यापार करेगा तो वो सिर्फ अंग्रेज जो व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही वो आएगा और यहाँ व्यापार कर सकता है। लेकिन अब व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो चुका था। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत आ सकता है और वो व्यापार अपना खुद का कोई भी व्यापार कर सकता है। हाँ, कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार की छूट दी गई। लेकिन चाय और चीन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये सवाल भी आता है हमेशा परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया है कि चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रहा। यहाँ भारत में जो है चाय का उत्पादन अंग्रेज करते थे, उन्होंने ही लाया था, और चीन के साथ जो है उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी बरकरार रहा। अब कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर्स तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। अब कंपनी खुद जो है गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स की नियुक्ति अपने से कर सकती है। और ये तीसरी जो पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। जी हाँ, ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचार के लिए हमारे देश में आए, कब आए, किन परिस्थितियों में आए या किस लिए आए, तो ये जो चार्टर अधिनियम 1813 है, आप देख सकते हैं इस अधिनियम द्वारा उन्हें मान्यता दी गई। यहाँ बुलाया गया कि अब वो यहाँ आ सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को दीक्षित कर सकते हैं अपने धर्म में। और हाँ, अगला जो पॉइंट है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद से अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और जल्दी ही हम अगले 1833 और 1853 के जो 2 चार्टर अधिनियम हैं उन्हें भी लेके आएंगे। फिर उसके बाद ताज के शासन के अंतर्गत 1858 के अधिनियम से शुरुआत करेंगे और पूरा 1947 तक हम इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू।